आज की क्लास में हम लोग यूनिट डायमेंशन स्टार्ट करते हैं। यूनिट डायमेंशन में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। फिजिकल क्वांटिटी समझने के लिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स का मतलब होता है नेचर, यानी कि फिजिक्स में हम लोग नेचर की स्टडी पढ़ते हैं। अब नेचर में ना बहुत सारे फिनोमेना हो रहा है। अब उन फिनोमेना को समझने के लिए, वो फिनोमेना के पीछे का लॉज समझने के लिए हमें बहुत सारी चीजों को मेजर करने की जरूरत पड़ती है। तो वो सारे पैरामीटर्स जो फिजिक्स के लॉज समझने के लिए मेजर किए जाते हैं, उन सारे पैरामीटर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। तो वो सारी क्वांटिटी जिनको हम लोग डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, क्या बोलेंगे? उनको फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। और इसके हेल्प से हम लोग फिजिक्स के लॉ को क्या होता है, आसानी से समझ पाते हैं। समझ में आ रहा? तो फिजिकल क्वांटिटी का डिफिनेशन सबको क्लियर है। फिजिकल क्वांटिटी क्या हो जाएंगी? वो सारी क्वांटिटी जिसको हम लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, अब डायरेक्टली इनडायरेक्टली का मतलब क्या है? जैसे आपको नॉर्मली मास मेजर कर सकते हैं, ये भी फिजिकल क्वांटिटी है। टाइम मेजर कर सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी है। टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी है। जो भी चीजें आप मेजर कर सक रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटी है। अब दो तरीके से कुछ चीजें डायरेक्ट मेजर करते हैं आप, जैसे आप नॉर्मली देखते हैं घरों में, अगर आपको कुछ वजन तौलना है, इधर आप बिम बैलेंस पे, इधर आप स्टैंडर्ड चढ़ाते हैं, इधर वो चीज रखते हैं और मेजर कर देते हैं। ये हो गया डायरेक्ट मेजरमेंट। जैसे मान लीजिए आपको किसी कॉपी के एक पेज की थिकनेस मेजर करनी है। कॉपी का पेज मान लीजिए 100 पेज का है, तो आप उसके कवर्ड पेज को हटा दीजिए, जितने पेजेज हैं उसको एक साथ करके उसकी पूरी थिकनेस एक बार में क्या कर ली जाए, मेजर कर ली जाए, और नंबर ऑफ पेजेज से डिवाइड कर दिया जाए, तो आपको एक पेज की थिकनेस आ जाएगी। इस बार आपने जो पेज की थिकनेस निकाली, ये डायरेक्टली नहीं निकाल के कैसे निकाला? इनडायरेक्ट मेजरमेंट। समझ में आ रहा? तो इनडायरेक्ट मेजरमेंट से भी हम लोग फिजिक्स में बहुत सारी चीजें मेजर करते हैं। जैसे हम लोग अर्थ का मास मेजर करेंगे, सन का मास मेजर कर सकते हैं। ये सब इनडायरेक्ट वे में मेजर किया जाएगा। तो कोई भी क्वांटिटी जिसको हम लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। अब इन फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट ही इंपॉर्टेंट है, तो बात करेंगे हम लोग मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कैसे करते हैं और उसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं? जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट में होता क्या है। जैसे आप कोई भी लीजिए, मास ऑफ ए बॉडी। मास ऑफ ए बॉडी, एक बॉडी का मास जो आपको जनरली पता भी है। मान लीजिए कुछ ले रहा हूं, मान लीजिए बॉडी का मास 20 केजी है, किसी बॉडी का मास। तो ये जो आपने इस मेजरमेंट को एक्सप्रेस किया है ना, इसमें ये केजी ये स्टैंडर्ड है, और जिसको यूनिट बोलेंगे हम लोग, और ये 20 बार यूज हुआ है वो स्टैंडर्ड बॉडी को मेजर करने में। समझते हैं? इसको ढंग से एक्सप्लेन करें। जैसे मान लीजिए ये आपका स्टैंडर्ड है, ये आपका स्टैंडर्ड है मास का। मास का स्टैंडर्ड है, इसको आपने क्या बोला? केजी। इसको क्या बोला? केजी। जिस बॉडी का मास ये 20 केजी है, जिस बॉडी का मास 20 केजी है, उसमें ये स्टैंडर्ड 20 बार यूज हुआ है। समझ में आ रहा? तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट जब हम लोग करते हैं, तो उसी तरह की फिजिकल क्वांटिटी का एक स्टैंडर्ड लेते हैं। जैसे अगर हमें मास मेजर करना है, तो हमें मास का ही स्टैंडर्ड रखना पड़ेगा। स्टैंडर्ड एक ऐसी सेम फिजिकल क्वांटिटी होगी जिसकी वैल्यू, जिसका मैग्नीट्यूड फिक्स्ड रहेगा। समझ में आ रहा? तो मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी में क्या करते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी का एक स्टैंडर्ड बनाते हैं। इस स्टैंडर्ड को नाम दिया जाएगा यूनिट। इस स्टैंडर्ड को नाम क्या दिएंगे हम लोग? यूनिट। और ये स्टैंडर्ड इस मेजरमेंट में जितनी बार यूज हुआ, वो उसकी हो जाएगी न्यूमेरिकल वैल्यू। तो ओवरऑल मेजरमेंट लिखा कैसे जाता है? न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ उस स्टैंडर्ड यानी कि यूनिट को साथ में लगा देने पे। जैसे आपको लेंथ मेजर करनी है, लेंथ ऑफ ए रॉड, मान लीजिए कोई ये रॉड है, ये रॉड है, इस रॉड की हमें लेंथ मेजर करनी है, तो हमें स्टैंडर्ड भी कैसा रखना पड़ेगा? लेंथ वाला ही स्टैंडर्ड रखना पड़ेगा। मास के स्टैंडर्ड से, मास अलग फिजिकल क्वांटिटी है, लेंथ अलग फिजिकल क्वांटिटी है, तो लेंथ वाले स्टैंडर्ड से मास को मेजर नहीं कर सकते हैं, मास वाले स्टैंडर्ड से हम लोग लेंथ को मेजर नहीं कर सकते हैं। लेंथ को मेजर करना है तो हमें लेंथ का ही एक स्टैंडर्ड बनाना पड़े। मान लीजिए इस लेंथ को मैंने क्या बोल दिया? ये लेंथ का स्टैंडर्ड है, इसका नाम मीटर। अगर कुछ नाम अलग भी रख देते तो चलता। मान लीजिए इसका नाम मैं रख दे रहा हूं सोहन। सोहन। और ये स्टैंडर्ड इस रॉड की लेंथ को, इस रॉड की लेंथ को मेजर करने में लेट से 8 बार यूज हो रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? इस रॉड की लेंथ 8 सोहन है। समझ में आ रहा?
नॉर्मली आपको पता है इसका नाम क्या है, मीटर है। स्टैंडर्ड जो है हमारे पास लेंथ का, ये मीटर है। तो हम लोग क्या बोलेंगे मेजरमेंट में, ये स्टैंडर्ड अगर 8 बार यूज हो रहा है तो लेंथ ऑफ रॉड कितना लिखेंगे, लेंथ ऑफ रॉड 8 मीटर। समझ में आ रहा, जिसमें 8 न्यूमेरिकल वैल्यू होगी और ये स्टैंडर्ड जिसको हम लोग यूनिट बोल रहे हैं 8 टाइम्स यूज हुआ है। तो ये है हमारा स्टैंडर्ड जिससे हम लोग बार बार क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं उसको, इसको बोलेंगे यूनिट। और ये उसकी होगी न्यूमेरिकल वैल्यू। ये क्या होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी कि वो कितनी बार यूज हुआ। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट को एक्सप्रेस करना हो तो कैसे करेंगे, अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करना हो तो रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, Q इक्वल टू N इंटू यू, एन यू, इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। यहां पर Q क्या है, Q हो गया अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी जिसका अमाउंट हम मेजर करने जा रहे हैं उधर वाले में। U हो जाएगा उसी फिजिकल क्वांटिटी वाला स्टैंडर्ड, ये क्या होगा स्टैंडर्ड, जिसको क्या बोलेंगे हम लोग यूनिट। और ये वो स्टैंडर्ड उस मेजरमेंट में कितना टाइम्स यूज हुआ, वो इसकी ये क्या होगी न्यूमेरिकल वैल्यू। कोई डाउट किसी को? तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट को हमें एक्सप्रेस करना होगा तो कैसे एक्सप्रेस करेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू को यूनिट के साथ रिप्रेजेंट कीजिए, हमें क्या मिल जाएगा, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट मिल जाए। तो हम लोग अगर यूनिट को डिफाइन करना चाहते हैं तो यूनिट हमारे पास क्या हो जाएगा, जिस क्वांटिटी को मेजर करना है हमारे पास, तो उसी तरीके का एक कांस्टेंट, उसी सेम फिजिकल क्वांटिटी का एक कांस्टेंट स्टैंडर्ड जितनी बार हम लोग यूज करें, मतलब उसी से हम लोग उसको क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, उसको क्या बोलेंगे, यूनिट बोलेंगे। जैसे हमें लेंथ मेजर करना है तो लेंथ की ही एक स्टैंडर्ड को हम लोग बार बार उससे कंपेयर करते हैं कि ये कितनी बार ये स्टैंडर्ड यूज हुआ। हमें मास मेजर करना होगा तो हमें इस टाइप का मास का ही कुछ स्टैंडर्ड लेना है और ये स्टैंडर्ड उस पर्टिकुलर मेजरमेंट में कितनी बार यूज हुआ। तो ये जो कांस्टेंट स्टैंडर्ड है सेम उसी फिजिकल क्वांटिटी का क्या बोला जाएगा, नाम उसका होगा यूनिट होगा। तो अब हम लोग यूनिट्स की कुछ खासियत पढ़ेंगे, यूनिट्स के अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए तो इसको यूनिट्स बोलेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं यूनिट के कैरेक्टरिस्टिक की, क्या क्या यूनिट के अंदर कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, और ये कैरेक्टरिस्टिक अगर नहीं होगी तो इसको यूनिट हम लोग नहीं बोलेंगे। यूनिट के अंदर सबसे पहली जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए वो हमारे पास इट शुड बी वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब जो भी चीजें, जो भी यूनिट है, अगर ये लेंथ का यूनिट है, ये मास का यूनिट है, तो उसमें किसी को कोई कंफ्लिक्ट ना हो। ये 1 मीटर है तो ये 1 मीटर होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने मान लिया कि लेंथ का यूनिट रखता हाथ, ये जो लेंथ है हाथ की लेंथ है, इसको मैं लेंथ का स्टैंडर्ड मान रहा हूं, तो ये प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है, बिकॉज हाथ की लेंथ सबकी क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। बहुत बार पहले होता था लोग कमर की लेंथ को स्टैंडर्ड मान लेते थे। अब कमर की लेंथ को आप अगर स्टैंडर्ड मान रहे हैं तो सबकी कमर की लेंथ अलग अलग हो जाएगी। उतने लेंथ से अगर आप चीजों को मेजर करोगे तो मेजरमेंट अलग अलग आएगा। आप हो सकता है किसी कमर की लेंथ का दुगना है तो मालूम चलेगा, अगला बोलेगा हमने 2 यूनिट मेजर किया है, तो अगला बोलेगा नहीं ये तो 1 ही यूनिट है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट आ सकते हैं। तो जो हमारे पास यूनिट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 1 मीटर जो आपके लिए होना चाहिए अगले के लिए भी 1 मीटर होगा, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इंडिया में उसकी जितनी वैल्यू है, जितने लेंथ को 1 मीटर या 1 केजी बोल रहे हैं, यूएस में भी 1 मीटर और 1 केजी को उतनी ही वैल्यू है। दूसरा हमारे पास यूनिट के अंदर कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, इट शुड बी इजीली एक्सेसिबल, आसानी से उपलब्ध होना चाहिए और इसको रिप्रोड्यूस भी किया जा सके ताकि सब लोग यूज कर पाए। मान लीजिए किसी कहीं पे अगर राजा वाला हिसाब किताब होता, कोई एक राजा होता, राजा के पैर को अगर आपने बोल दिया कि हाँ राजा जी का पैर ही क्या है, लेंथ का स्टैंडर्ड है। अब राजा जी जिस दिन नहीं रहेंगे उस दिन हमारे पास लेंथ का मेजरमेंट ही नहीं होगा। आपको जमीन मेजर करनी है, राजा जी आज एब्सेंट है, आज उनकी तबीयत खराब है, तो आप जमीन मेजर नहीं कर पाओगे। तो हमारे पास जो यूनिट होना चाहिए वो इजिली एक्सेसिबल होना चाहिए, समझ में आ रहा है, ताकि सब लोग यूज कर सके इजिली। तो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक ये है इसके अंदर में, आसानी से रिप्रोड्यूस भी किया जा सके ताकि हर जगह अवेलेबल हो पाए। तीसरा यूनिट के अंदर हमारे पास जो खासियत होनी चाहिए, ये ना बहुत बड़ा होना चाहिए ना बहुत छोटा होना चाहिए।
जैसे अगर मान लीजिए मैं एक यूनिट लेंथ का आपको बताया, लेंथ को मिलीमीटर में भी हम लोग मेजर करते हैं। मिलीमीटर छोटा यूनिट हो गया, बहुत छोटी लेंथ को मेजर करते हैं। अब आपको मान लीजिए एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच की दूरी मेजर करनी है, तो आप मिलीमीटर में मेजर करोगे तो ये मिलीमीटर कितने लाखों टाइम्स, करोड़ों टाइम्स यूज होगा। समझ में आ रहा? तो ये एक राज्य से दूसरी राज्य के बीच में मेजर करने के लिए बहुत अच्छा यूनिट नहीं होगा। इवन बहुत नॉर्मल लेंथ को मेजर करने के लिए भी ये क्या है, बहुत छोटा यूनिट है। तो यूनिट हमारे पास, और अगर आपने बहुत बड़ा यूनिट ले लिया, अगर लेंथ का स्टैंडर्ड मैंने 1 किलोमीटर को लेंथ का स्टैंडर्ड बोल दिया, तो अगर हमें कोई छोटी चीज मेजर करनी है तो भी हमारे लिए जो न्यूमेरिकल वैल्यूज की आएगी वो सही नहीं आएगी। तो हमारे पास जो यूनिट होना चाहिए वो ना बहुत बड़ा होना चाहिए ना बहुत छोटा होना चाहिए। जैसे लेंथ का यूनिट हम लोग मीटर लेते हैं, तो मीटर कोई बहुत बड़ा यूनिट भी नहीं है, मीटर जिस लेंथ को बोलते हैं हम लोग, और बहुत छोटा भी नहीं है। हाँ, हमें अगर छोटे और बड़े मेजरमेंट्स करने होते हैं तो उसके लिए हम लोग आगे पढ़ेंगे, प्रीफिक्स सफिक्स लगा के उन मेजरमेंट्स को करते हैं यूनिट्स में। नेक्स्ट हमारे पास यूनिट के अंदर जो हमारे पास खासियत होनी चाहिए, ये समय के साथ, टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए, फिजिकल कंडीशन के साथ भी चेंज नहीं होना चाहिए। आप देखोगे बहुत बार गांव में लोग मास का स्टैंडर्ड ऐसे बना लेते हैं, एक ईंट लेते हैं, ईंट को ही मास का स्टैंडर्ड बना लेते हैं। मान लीजिए ये ईंट है, ईंट को कंपेयर कर लिया 1 kg वाले से, अब इसको स्टैंडर्ड बना लिया। आप देखिए इसमें ना ये समय के साथ इसमें चेंज आएगा, समय के साथ इधर से थोड़ा बहुत ये घिसते जाता है। 1-2 साल के बाद देखोगे तो 1-2 साल के बाद इसका शेप कुछ ऐसा हो जाएगा। समझ में आ रहा? कुछ इस तरीके का, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो अभी अगर आपने अभी जितना इससे मेजर किया है इस स्टैंडर्ड से, 2 साल बाद सेम मेजरमेंट करोगे तो आपको अलग वैल्यू आएगी। तो हमारे ये भी हमारे लिए प्रॉब्लम है। तो जो हमारा यूनिट होना चाहिए वो टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए, मौसम के साथ बदलने वाला नहीं होना चाहिए। दूसरा, टेम्परेचर प्रेशर के साथ भी, कोई फिजिकल कंडीशन हो उसके साथ इसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर मैंने आपने आपने किसी लोहे की रॉड को यूनिट मान लिया, लोहे की रॉड ली और बोला गया कि ये लेंथ का यूनिट है। समझ में आ रहा? इसको अगर आपने मान लिया तो जाड़े के दिनों हमें पता है टेम्परेचर के साथ लेंथ क्या होता है, डायमेंशन चेंज होते हैं, टेम्परेचर के साथ लेंथ चेंज होता है। तो अगर गर्मी के दिन में जो मेजरमेंट है जाड़े के दिनों में सिकुड़ जाएगा, गर्मी के दिन में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर राजस्थान में आपने मेजरमेंट ले लिया तो लेंथ ज्यादा है, हो सकता है वहां का 2 यूनिट जाड़े के दिन में कहीं दूसरी जगह मेजर कर लिया तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा आ जाएगी। तो जो हमारे पास यूनिट होना चाहिए उसका उसको फिजिकल कंडीशन का कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, टेम्परेचर प्रेशर ह्यूमिडिटी इससे इंडिपेंडेंट होना चाहिए, टाइम से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तब तो इसको यूनिट बोलेंगे, अदरवाइज यूनिट नहीं बोलेंगे। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी की। फिजिकल क्वांटिटी दो तरह की होती हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हम लोग उनको बोलते हैं जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो, वो सारी फिजिकल क्वांटिटी, और उनको फर्दर फिजिकल क्वांटिटी में रिजॉल्व नहीं किया जा सके। और डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी उनको बोलेंगे जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती हैं। समझने के लिए आप एबीसीडी जो अल्फाबेट्स हैं हमारे पास कितने हैं, 26, ए टू जेड 26 अल्फाबेट्स हैं। ए का बी से, बी का सी से, जितने अल्फाबेट्स हैं इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, ए का बी से कुछ लेना देना नहीं है, बी का सी से, सी का डी से। तो ये सब क्या हो गए, फंडामेंटल हमारे पास हो गए। और इनके हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, सारे वर्ड्स इन्हीं के हेल्प से बने हुए हैं, तो वो सब क्या हो जाएंगे, डेराइव्ड। जैसे मान लीजिए मैं लिख रहा हूं बॉक्स, ये वर्ड हो गया हमारे पास, तो ये हो गया डेराइव्ड। बॉक्स किस पे डिपेंड कर रहा है, बी ओ एक्स, और बी का, ओ का और एक्स का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। समझ में आ रहा? तो ये हो गए फंडामेंटल, ए टू जेड ये लेटर्स, और इनके कॉम्बिनेशन से, इनके हेल्प से बाकी सारे वर्ड्स हमारे पास बन रहे हैं। समझ में आ रहा? तो फंडामेंटल जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी होंगी ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होगी, और इनके हेल्प से हम लोग डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, उन्हीं पे वो डिपेंड करती हैं। अब जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की बात करेंगे हम लोग, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं। कितनी है, 7 फिजिकल फंडामेंटल, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है। 7 में कौन कौन सी है, मास, लेंथ, टाइम और इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर,
luminous intensity, amount of substance, and amount of substance. ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं। कितनी? 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं। इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन इनके हेल्प से बाकी सारी फिजिकल क्वांटिटी को क्या कर सकते हैं हम लोग? डेराइव्ड कर सकते हैं। डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की बात करें तो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में लेट्स से इनको हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं स्पीड लेता हूं तो हम लोग क्लास 9th में पढ़े हुए हैं, स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड को क्या लिख सकते हैं हम लोग? डिस्टेंस अपॉन टाइम लिख सकते हैं हम लोग। डिस्टेंस हमारे पास क्या है? डिस्टेंस एक्चुअल में लेंथ है, तो ये कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी? लेंथ और टाइम इन पे डिपेंड कर रहा है। तो स्पीड क्या हो जाएगी? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। स्पीड को क्या बोलेंगे? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, बिकॉज इसको हम लोग फर्दर 2 अलग अलग क्वांटिटी के फॉर्म में रिजॉल्व कर सकते हैं। तो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का मीनिंग समझ में आ रहा? और भी क्वांटिटी ले सकते हैं हम लोग, फोर्स, वर्क, ये सब क्या है? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। इन 7 को छोड़ के दुनिया की जितनी बाकी फिजिकल क्वांटिटी है वो सब क्या हो जाएंगी? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाए गए ताकि फिजिकल क्वांटिटी को क्या किया जा सके? मेजर किया जा सके। इसमें से कुछ पॉपुलर सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो हमारे पास है, सबसे पहले हमारे पास एफपीएस, काफी पुराना सिस्टम ऑफ यूनिट है। इसमें एफ स्टैंड है, एफ स्टैंड फॉर फुट, पी स्टैंड फॉर पाउंड एंड एस स्टैंड फॉर सेकेंड। तो इसमें इस सिस्टम में लेंथ को मेजर किया जाता है, लेंथ को फुट में, लेंथ को किसमें? फुट में। इसके लिए सिंबल एफ लिखा गया है। मास को पाउंड में मेजर किया जाता है, पी लिखा गया उसको। और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं, टाइम को किसमें? सेकंड। तो ये एफपीएस सिस्टम है, काफी पुराना सिस्टम है। बाद में ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। बाद में हमारे पास आया सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में जो लेंथ को मेजर किया जाता था सीजीएस सिस्टम में, तो लेंथ को मेजर किया जाता था जैसे इसका नाम से ही क्लियर है, सी स्टैंड फॉर सेंटीमीटर, जी स्टैंड फॉर ग्राम एंड एस फॉर सेकंड। सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड सिस्टम। इसमें लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर करते थे, सेंटीमीटर। मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में। समझ में आ रहा? टाइम को सेकंड में। ये सेंटीमीटर के लिए सी लिखा गया है, ग्राम के लिए जी और सेकंड के लिए एस। सीजीएस सिस्टम। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं एमकेएस सिस्टम। ये सबसे पॉपुलर हुआ। एसआई सिस्टम के पहले सबसे पॉपुलर जो हमारे पास सिस्टम है वो कौन सा है? एमकेएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में अगर हम लोग बात करेंगे यूनिट्स की, तो यूनिट्स जो है वो रिलेटिवली काफी स्मॉल थी, ज्यादा नहीं लेकिन स्मॉल यूनिट्स थी। जो सेंटीग्राम है, सेंटीमीटर है लेंथ को मेजर करने के लिए, छोटी यूनिट है। ग्राम भी मास को मेजर करने के लिए छोटा यूनिट है। तो ये उतने पॉपुलर नहीं हुए और बाकी सारे पैरामीटर्स को मेजर भी इसमें नहीं किया जा सकता था। एमकेएस में लेंथ को मेजर किया जाता था। एमकेएस सिस्टम में लेंथ को मीटर में, लेंथ को मीटर में। मास की बात करेंगे, मास को किलोग्राम में, मास को किलोग्राम में। और टाइम को सेकंड में। तो आप क्लियरली देखिए इस सिस्टम में जो यूनिट्स यूज हो रहे थे वो ना बहुत ज्यादा बड़े थे ना छोटे थे। लेंथ मीटर, मास किलोग्राम में, ये जो यूनिट थे ये ठीक ठाक यूनिट थे, ना बड़े थे ना छोटे थे। तो ये काफी पॉपुलर हुआ एमकेएस सिस्टम। लेकिन जैसे जैसे और हमें फिजिक्स के रूल्स पता चलते गए, लॉज पता चलते गए, तो उनको एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट्स की जरूरत पड़ी। तो इस सिस्टम में जितनी यूनिट्स डिफाइन थी हमारे पास, उससे सारी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट नहीं हो पा रहा था। तो हमें इसमें और भी कुछ फिजिकल क्वांटिटी क्या थी? ऐड करने की जरूरत पड़ी। तो सबसे लास्ट में सिस्टम बना एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। क्या है ये? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। वैसे पूरा नाम तो ढंग से देखिए तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम है। वैसे एसआई पहले लिखा हुआ है तो आप इसको स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम भी बोल सकते हैं, लेकिन सही नाम है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे और यही हम लोगों को पढ़ना भी है।
ठीक है, तो इसमें हमारे पास कौन कौन से यूनिट्स आते हैं और उन यूनिट्स को किस सिंबल से रिप्रेजेंट कर देंगे, ये सारी चीजें हम लोग अलग से पहले। एसआई सिस्टम में 3 तरह के यूनिट्स डिफाइन किए गए फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। उसमें से पहला है फंडामेंटल और बेस यूनिट। फंडामेंटल और बेस यूनिट्स, जो हमारे पास 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी थी, उनको जिस यूनिट में मेजर किया जाता है उनको नाम क्या दिया गया, फंडामेंटल और बेस यूनिट्स। कितनी संख्या इनकी, 7 बेस यूनिट हो गए, इनकी संख्या टोटल कितनी, 7। बाद में, शुरू में तो डिफाइन कर दिया गया, बाद में हमें लगा कुछ और क्वांटिटीज की जरूरत पड़ेगी जो आपस में एक दूसरे से इंडिपेंडेंट थी, तो उनके लिए जो यूनिट्स जो होगा वो भी फंडामेंटल ही होना चाहिए, लेकिन बाद में अब उसका नाम फंडामेंटल रख नहीं सकते हैं, तो बाद में उसका नाम बोल दिया गया सप्लीमेंट्री, दोबारा इसमें ऐड करना पड़ा। तो बाद में हमें कुछ और इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज को ऐड करने की जरूरत पड़ी हमारे पास, और उनको मेजर करने के लिए जो हमारे पास यूनिट्स चाहिए वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, फंडामेंटल। लेकिन अब नाम फंडामेंटल नहीं होगा तो उसका नाम रख दिया गया सप्लीमेंट्री यूनिट। क्या रख दिया गया, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। और ये 2 थी, इनकी संख्या कितनी, 2। अभी पढ़ेंगे सबको डिटेल में हम लोग। और बाकी जितनी फिजिकल क्वांटिटी है, जो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, उनको जिस यूनिट्स में मेजर करेंगे उसको क्या बोल देंगे हम लोग, डेराइव्ड यूनिट, उनको डेराइव्ड यूनिट्स। तो एक एक करके सबके बारे में डिटेल में देख लेते हैं हम लोग। फंडामेंटल बेस यूनिट के बारे में अगर हम लोग बात करें, फंडामेंटल जो क्वांटिटी है कौन कौन सी हैं, 7 जो फंडामेंटल क्वांटिटी है। एसआई यूनिट में लेंथ को हम लोग मेजर करेंगे किसमें, मीटर में, सिंबल क्या यूज करेंगे, एम। मास को केजी में, किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में, टेम्परेचर को केल्विन में, के से लिखेंगे। इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर यूज करेंगे, ए सिंबल, कैपिटल ए। लुमिनस इंटेंसिटी को सीडी से, ये सिलेबस में नहीं पढ़ना है हम लोग को। एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये भी पढ़ ही रहे होंगे आप लोग केमिस्ट्री में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको मोल से लिखेंगे। और जो यूज करेंगे हम लोग सिंबल इसके लिए MOL। समझ में आ रहा है। सीजीएस यूनिट में बात करें, सीजीएस यूनिट क्यों मैंने लिखा है, क्योंकि बहुत बार आपको क्वेश्चन आएंगे जिसमें एसआई और सीजीएस दोनों के रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। तो ये हमें पता ही है, लेंथ को किस में मेजर करते हैं हम लोग, सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, टाइम को सेकंड में। इसका याद रखे रहिएगा। टेम्परेचर का, सीजीएस यूनिट में टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं, और इलेक्ट्रिक करंट वाला एम्पियर ही है, बाकी का उसमें अवेलेबल नहीं है। अगर हम लोग नोटेशंस की बात करें, किस किस नोटेशन से इनको रिप्रेजेंट करेंगे, ये नोटेशन यूज होंगे कहां पर, डायमेंशनल फॉर्मूला। अब डायमेंशन क्या है, डायमेंशन अभी हम लोग तुरंत पढ़ेंगे, वहां पर हम लोग देखेंगे ये सिंबल यूज करेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिए। जैसे लेंथ के लिए हम लोग सिंबल नोटेशन यूज करेंगे एल, मास के लिए कैपिटल एम, टाइम के लिए कैपिटल टी, टेम्परेचर के लिए थीटा, इलेक्ट्रिक करंट के लिए ए और आई, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात करेंगे तो मोल। ये हमें आएगा भी नहीं कहीं पे भी, अगर यूज करना है तो लुमिनस इंटेंसिटी का हम लोग को सीडी यूज करेंगे कैंडेला के लिए। समझ में आ रहा। बात करेंगे अब हम लोग डेराइव्ड जो हमारे पास यूनिट्स हैं, बेस यूनिट्स के टर्म में ही क्या कर सकते हैं हम लोग, डेराइव्ड यूनिट्स को लिख सकते हैं बेस यूनिट के टर्म में ही। तो डेराइव्ड यूनिट की बात करें हम लोग, डेराइव्ड और फिर सप्लीमेंट्री की बात कर लेंगे। डेराइव्ड यूनिट्स, अगर हम लोग डेराइव्ड यूनिट्स की बात करें, एग्जांपल से समझते हैं इसको। मान लीजिए मैं स्पीड ले रहा हूं, स्पीड, तो स्पीड एक्चुअल में क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस लेंथ है। इसकी बात करें, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस हो गया लेंथ, फिजिकल क्वांटिटी की बात करें, और टाइम तो है ही फिजिकल क्वांटिटी। इसको सिंबल के फॉर्म में यूज करें तो लेंथ के लिए क्या सिंबल यूज करना है, ऐसा यूनिट में लेंथ मेजर होता है मीटर में, और टाइम किस में, सेकंड में। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर अपॉन सेकंड। लिखने का तरीका, जो यूनिट्स को लिखने का तरीका होता है, अगर वो डिवीजन में है तो ऐसे नहीं लिख के, ये भी सही है, लेकिन इसको ऐसे लिखा जाएगा, मीटर पर सेकंड। समझ में आ रहा। तो स्पीड जो डेराइव्ड हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है, इसके लिए जो यूनिट यूज होगा क्या होगा, मीटर पर सेकंड, और इसको क्या बोलेंगे, ये डेराइव्ड यूनिट है। समझ में आ रहा। उसी तरह किसी का भी ले सकते हैं। हमें अगर फोर्स का लिखना है, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, ये रिलेशन हमें पता है।
ये है मास, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। डेल्टा वी की बात करें हमारे पास तो ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो मास तो है ही, ये वाला टर्म कितना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और नीचे एक टाइम तो है ही, ये डेल्टा टी वाला टर्म, ये भी टाइम है। क्या हो जाएगा अगर इसको हम लोग लिखें ढंग से, तो ये मास है, डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ ही है, और नीचे ये टर्म कौन सा, टाइम का स्क्वायर। इसके यूनिट्स की बात करें हम लोग, मास के लिए क्या यूज होता है, केजी, तो क्या लिखेंगे, मास का यूनिट केजी, लेंथ इसके साथ ये मल्टीप्लाई में है। यूनिट्स लिखते समय अगर दो हमारे पास मल्टीप्लाई में आ रहे हैं हमारे पास, तो उसके लिए मल्टीप्लाई नहीं, बीच में हाइफन यूज होता है। तो क्या लिखेंगे, केजी, हाइफन दे देंगे बीच में, लेंथ के लिए क्या यूज होगा, मीटर, और डिवाइडेड बाई टाइम के लिए सेकंड का स्क्वायर। और अभी अभी हम लोगों ने देखा, जब भी हमारे पास यूनिट्स में डिवीजन वाला टर्म होगा तो हम लोग क्या यूज करते हैं, ऑब्लिक वाला। इसको क्या लिखा जाएगा, लिखा जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया फोर्स, जो कि एक डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, उसका ये यूनिट है। तो ये कौन सा यूनिट बोला जाएगा, डेराइव्ड यूनिट बोला जाएगा। समझ में आ रहा है। आगे चल के आपको पढ़ाया जाएगा, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को न्यूटन बोल देते हैं। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूटन बोलते हैं। डेराइव्ड यूनिट सबको समझ में आ रही है। बाद में जैसे जैसे हमें फिजिक्स में और लॉज पता चलते गए, तो हमें दो और बेस क्वांटिटीज की जरूरत पड़ी। उसके लिए दो और बेस हमारे पास क्या ऐड करना पड़ा, यूनिट्स ऐड करनी पड़ी। तो उनका नाम बाद में क्या रख दिया गया, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं एसआई सिस्टम में। तो एसआई सिस्टम में टोटल अगर हम बात करें तो 7 हमारे पास फंडामेंटल यूनिट्स है और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। ये 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स कौन कौन सी हैं, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स, एक है एंगल, एंगल यानी कि प्लेन एंगल, और दूसरा है सॉलिड एंगल। एक है प्लेन एंगल और दूसरा है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल के बारे में तो हमें पता है, सॉलिड एंगल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर के लास्ट में थोड़ा डिटेल में, ठीक है। यह है सॉलिड एंगल। एंगल को मेजर किया जाएगा रेडियन में। किसमें मेजर करेंगे इसको, रेडियन में। और सॉलिड एंगल को स्टेरेडियन में, स्टेरेडियन। अभी के लिए यही याद रखिए। जो सिंबल यूज होगा रेडियन के लिए यूज करेंगे हम लोग RAD, और स्टेरेडियन के लिए STR। सॉलिड एंगल को स्टेरेडियन में और एंगल को रेडियन में मेजर किया जाता है, ठीक है। इनको हम लोग डिटेल में थोड़ी अगली वाली क्लास में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे डायमेंशन के। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है और डायमेंशन क्या होता है। डायमेंशन एंड डायमेंशनल फॉर्मूला की हम लोग बात करें तो डायमेंशन का मीनिंग क्या होता है। डायमेंशन है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्म में लिखिए, उनकी जो पावर्स आती है उनको क्या बोलते हैं, डायमेंशन बोलते हैं। और उनके नोटेशन के साथ विथ पावर उसको कैपिटल ब्रैकेट में लिखते हैं, तो उसको हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला बोलते हैं। एग्जांपल से समझते हैं, ज्यादा बेहतर वे में समझ में आएगा। लेट्स से हमें डायमेंशन ऑफ फोर्स निकालना है। डायमेंशन ऑफ फोर्स की डायमेंशन की हम लोग बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले फोर्स को फंडामेंटल क्वांटिटीज के फॉर्म में लिखिए। फोर्स हमारे पास क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये हो गया मास, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी हमारे पास क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये वाला टर्म क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और नीचे ये टाइम तो है ही, इसके साथ क्या होगा, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो हमारे पास फोर्स को जो जिन जिन फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में लिख सकते हैं वो क्या क्या है, मास, डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ है, ये हो गया लेंथ, और नीचे ये टाइम इंटू टाइम, टाइम स्क्वायर। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, टाइम टू द पावर -2। समझ में आ रहा है क्या, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां पर हमसे बोला जाएगा फोर्स का अगर डायमेंशन पूछा जाए तो हम लोग बोलेंगे डायमेंशन ऑफ फोर्स
डायमेंशन ऑफ फोर्स हमें अगर बताना है तो इसमें लिखेंगे इसकी जो पावर्स है, फंडामेंटल क्वांटिटी की जो पावर है, मास का पावर कितना है 1, तो क्या लिखेंगे 1 इन मास, 1 इन लेंथ एंड -2 इन टाइम। समझ में आ रहा है? तो किसी भी क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी के फॉर्म में लिखिए, और फंडामेंटल क्वांटिटी का जो पावर आएगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डायमेंशन। अच्छा, अगर डायमेंशनल फॉर्मूले की बात की जाए, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स, मैं सिंबल यूज कर रहा हूँ, डी स्टैंड फॉर डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स का अगर हम लोग लिखें, तो जिन जिन फंडामेंटल क्वांटिटी के फॉर्म में लिखा गया है इनका नोटेशन यूज करते हुए विथ पावर कैपिटल ब्रैकेट में लिखिए। मास के लिए क्या यूज होगा, कैपिटल एम। लेंथ के लिए क्या यूज करते थे नोटेशन, बताया जा चुका है, कैपिटल एल। और टाइम के लिए टी। इसकी पावर कितनी है, मास की पावर 1, लेंथ की पावर 1 एंड टाइम टू दी पावर -2। समझ में आ रहा है? तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फोर्स। डायमेंशन फॉर्मूला फोर्स का हो गया। इसी तरह हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का क्या कर सकते हैं, डायमेंशन और डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है? स्पीड है, वॉल्यूम, किसी चीज का आप निकाल सकते हैं। जल्दी से एक देख लेते हैं हम लोग। मान लीजिए हमें डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है स्पीड का, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड, स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है। तो स्पीड हमारे पास क्या होता है, स्पीड हो जाता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस लेंथ है, और ये टाइम है। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी के फॉर्म में हो गई चीजें हमारे पास। पावर के फॉर्म में लिखना चाहे तो ये हो गया लेंथ टू दी पावर 1 एंड टाइम टू दी पावर -1। समझ में आ रहा है क्या, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे पास डायमेंशन क्या हो गया, स्पीड के डायमेंशन में 1 इन लेंथ, लेंथ का पावर 1 है, टाइम का पावर -1 है, -1 इन टी। और डायमेंशनल फॉर्मूला इसका लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला और स्पीड की बात करें हम लोग, क्या होगा इसका, कैपिटल ब्रैकेट में लिखेंगे लेंथ का सिंबल एल, पावर कितनी 1 एंड टी टू दी पावर -1, एल टी -1। ये इसका क्या हो गया, डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया स्पीड का। समझ में आ रहा सबको डायमेंशन और डायमेंशनल फॉर्मूला के बारे में? नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी का क्या करेंगे, डायमेंशन और डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे, और डायमेंशनल फॉर्मूले का यूटिलाइजेशन देखेंगे।